देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हर हुकूमत अपने मुल्क के अवाम को खूबसूरत ख्वाब दिखाते हैं। ऐसा ही एक ख्वाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी अवाम को दिखाया था कि माली साल 2025-26 का बजट अवामी होगा, लेकिन रवा माली साल का बजट भी अवाम के बजाय अशराफिया और माफियाज का बजट मालूम होता है। ये बजट महंगाई का तूफान लाया है। लग्जरी गाड़ियों पर बात करते हैं और नजर डालते हैं। लग्जरी गाड़ियों पर नए टैक्सेस के नफाज से कीमतों में वाज़े इजाफा मुतवक्के है। नए रेवेन्यू इकदाम के बाईस पेट्रोल और डीजल महंगे होने का इम्कान है। पैक शुदा मशरूबात पर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं और मैं चाहूंगी कि यही वाली टेम्पलेट चल जाए जी। दूध, दही, पनीर और दूध प्रोसेसिंग मशीनरी पर 2 से 3% इजाफी टैक्स आयद है। मेडिकल और सर्जिकल मशीनरी की दरामद पर टैक्स में इजाफा हुआ है। बिजली बचाने वाले सोलर पैनल्स पर भी नए टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस बजट के बाद पेट्रोल, बिजली, तवानाई और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में 1 होश रुपया इजाफा हो सकता है, जिससे गरीबों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके को मामूली टैक्स रिलीफ दिया गया, मगर ज़राई और देही गरीबों को नाकाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। 44% से जायद आबादी बैनुल अक़वामी गुर्बत की लकीर के नीचे है। महंगाई और माशी दबाव से यह तादाद और मजीद बढ़ सकती है। सार्फिन पर टैक्स बढ़ाने और टैक्स बेस ना फैलाने की वजह से गरीब और दरमियानी तबकों पर इजाफी बोझ मजीद बढ़ेगा। वजीर खजाना अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना मुश्किल है। अब आगे कहां जाना है ये हमने तय करना है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पहले हम सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसका हम सब इतराफ़ करते हैं कि वो स्टेबिलिटी आ चुकी है, एंड देन वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कहना बड़ा आसान है, उनको करना बहुत मुश्किल है। हमने प्राइवेटाइजेशन साइड पे एक बड़ा अच्छा एक इकदाम लिया था, वो उसमें हम नहीं उसमें काम जी। दूसरी जानिब अब सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून ने आगे के क्या प्लान्स कर रखे हैं। मौजूदा हुकूमत क्या वाकई माशी इस्तेहकाम ला सकेगी या फिर ये महज सियासी बातें हैं। आज के पैनल से हम यही सवाल करेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। क्या ये बजट माजी के बजट से मुख्तलिफ है या फिर वही दोहराए जा रहे हैं दस्तूर और वही दोहराया गया है माजी। इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले इस पैनल में स्टूडियो में मौजूद हैं हसन बख्शी साहब हैं, चेयरमैन है आबाद के, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच हसन बख्शी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ मौजूद है मिर्जा इख्तियार बेग है, मेंबर कौमी असेंबली है। आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मईशत पे भी आपका बड़ा गहरी नजर होती है, बिजनेसमैन भी हैं और ऑनरी कौंसिल जनरल भी। आपको भी खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ नदीमुल हक है, माहिर माशियात है। मेरे साथ मोहम्मद एहसन मलिक है, माहिर माशियात है। आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं जो है वो जाती हूँ हसन बख्शी साहब आपकी तरफ। हसन बख्शी साहब, ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा है, जो नया बजट आया है और इसमें बड़े वादे और दावे थे, क्या वो वादे और दावे नजर आ रहे हैं पूरे होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एज़ फार एज माई सेक्टर इज़ कंसर्न, मुझे तमाम वादे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर हुई हैं, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी को अबॉलिश किया गया है, जिसमें टैक्स क्रेडिट मॉर्गेज जो मॉर्गेज में मकान लेता है उस पर अनाउंस किया गया है, और स्पेशली इस्लामाबाद में जो स्टैम्प फीस 4% थी उसको रिड्यूस करके 1% किया गया है। ठीक है। और जो नेगेटिव बात है, उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो एक टैक्स होता है ट्रांसफ़र पर लगता है एडवांस टैक्स, उसमें भी रिडक्शन किया है। सो उसमें रिदा ऐसा है कि फ़र्ज़ करें बायर और सेलर 6% देता था, अब उन्होंने बायर पे और 3% बायर देता था, 3% सेलर, 6% कलेक्टिवली देता था। अब उन्होंने बायर पे 1.5% कर दिया और सेलर पे 4.5% कर दिया। सो यानी फिगर्स पे कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम चाहते थे कम हो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र कम हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं। इसके अलावा एक जो अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है, एफबीआर ने एक मरतबा फिर वही कानून इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की है
जिसके तहत पाकिस्तान में एक सर्टन कीमत के ऊपर सिर्फ फाइलर प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, और फाइलर की डेफिनेशन होगी एलिजिबल फाइलर। एलिजिबल फाइलर की डेफिनेशन होगी जिसके पास कैश एंड कैशेबल हो, उसकी डेफिनेशन होगी जिसने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया हो। सो वो शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है उसको एफबीआर के अफसर से जो 12 बाय 12 के कमरे में बैठा होगा उससे एनओसी लेनी होगी। और मैं जो 60 साल से इस कारोबार में हूँ, मैं भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ मुझे भी एनओसी लेनी होगी। अब ये मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन लेंगे या ये मैनुअल लेंगे। खैर, मैं दुनिया में बहुत कंप्लाइंट मुल्क हैं, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, किसी एक मुल्क में ऐसा कानून नहीं है जहाँ पर अपने ही मुल्क के शहरियों को प्रॉपर्टी ख़रीदने से, इन्वेस्टमेंट करने से इस कदर मुश्किलों से गुजरना पड़े। और ये वो इंडस्ट्री है रिज़ा जिसमें 10 मिलियन लोग रोज़गार पाते हैं, जिसमें 72 इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं, और इसमें 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है 38 बिलियन इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है वो क्रॉस करेगा। इसका 52% वो इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है। और ये भी जान के ताज्जुब होगा, शहर कराची जैसी जगह 52% आबादी कच्ची स्लम्स में, कच्ची आबादीज़ में, इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव्ड बिल्डिंग्स में रह रही है, जिसमें कोई सिस्मिक रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं की जा रही, क्योंकि रेगुलेटेड हाउसिंग को इतना मुश्किल बना दिया गया है इस कारोबार को कि अब लोग इस कारोबार से अपना सरमाया निकाल के या तो बैंकों में पार्क करके इंटरेस्ट खा रहे हैं, ले रहे हैं, या बैरून मुल्क सरमायाकारी करने को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। मैं ये समझ रहा था कि इस टाइम गवर्नमेंट ये जो हमने जंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसको ट्रांसफॉर्म करेगी इकोनॉमिक जीत में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बजट सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो हम कर पाए हैं। वी हैड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, और इस सेंटिमेंट्स को मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में इनकैश करना चाहिए था, जो हमारी फौज ने कार्रवाई की और इज्जत हमारे मुल्क में लेके आई, कॉन्फिडेंस लेके आई, स्टेबिलिटी लेके आई। अनफॉर्चुनेटली इस बजट में हम उसको ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक जीत में नहीं कर पाए। अच्छा, हम इकोनॉमिक जीत पे नहीं कर पाए हैं। मैं दीगर भी जो हमारे आज माशी एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछती हूँ, फिर मैं इफ्तार बेग साहब की तरफ जाऊँगी ताकि वो सबके एक तो सुन लेना कि एनालिसिस क्या है, फिर मैं हुकूमत की तरफ, क्योंकि जैसे थे दे आर द पार्ट, पीपल्स पार्टी इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो और एंड ऑफ कोर्स ही इज सिटिंग ओवर देयर, तो फाइनेंस उसमें अपनी जो कमेटी है उसमें भी देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो फिर मैं उनसे फाइनल बोलूँगी वर्डिक्ट। इसलिए मैं नदीमुल हक साहब की तरफ भी पहले जाऊँगी। नदीमुल हक साहब, हाउ डू यू सी दिस बजट? आपको कैसा लग रहा है? इज़ इट अ फ्रेंडली बजट, मतलब एक आम आदमी के लिए है, या फिर वही हमेशा से एलीट को मराते दे दी गई हैं और एक आम आदमी तो मजीद इसमें पिस जाएगा? जी नदीमुल हक साहब, कैन यू हेयर मी? जी, बजट तो सरकार को चलाने का तरीका होता है, हैज टू बी नाइदर फ्रेंडली बट हमारे मुल्क में हुकूमत पर फ्रेंडली। आवाज आ रही है आपको? जी जी, लाउड एंड क्लियर। या हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है वो कॉलोनियल हुकूमत है, जो 1860 में लॉर्ड मकॉले ने चलाई थी। वो बिजनेस अनफ्रेंडली हुकूमत है, वो बेसिकली बिजनेस और पीपल अनफ्रेंडली हुकूमत है। उनको सिर्फ राज करना आता है। तो बजट राज का बजट है कि जी अपनी मराद बढ़ाओ, अपनी तनख्वाहें बढ़ाओ, अपनी अय्याशी करो, इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये टैक्स का निज़ाम जो है इनको लिख लिख के तंग आ गए कि खुदारा टैक्स का निज़ाम सिंप्लीफाई कर लो, ठीक कर लो, खराब करने की जरूरत कोई नहीं। वो बार बार खराब करते हैं, टैक्स पे टैक्स लगाई जाते हैं, कोई 1-2%, 3%, ये कोई निज़ाम नहीं होता। ये एक हमाकत है और कुछ नहीं। इस पे और क्या बात करे बंदा? There's nothing else to talk about of this. ओके, आप समझते हैं, ठीक हो गया, बेहतरीन राय आ गई है। मैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगी, भी माहिर माशियत है। एहसन मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? डू यू फील इट कि कहीं से किसी एंगल से कोई फील आ रहा है कि आम आदमी को कहीं से कोई रिलीफ मिला है, या फिर अगेन घिसा पिटा बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट हमेशा ही अवाम दोस्त रहा है। आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने कहा ये अवाम दोस्त बजट नहीं है या हमने रिलीफ नहीं दिया है। बट मैं नदीमुल हक साहब से एग्री करूंगा कि ये जो बजट है इसका सबसे बड़ा इशू हमेशा से, और नदीमुल हक साहब भी इस चीज को मेंशन करते रहते हैं कि जो टैक्स कलेक्टिंग
अथॉरिटी है वो ही बजट डिजाइन कर रही है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे बैलेंस बजट बनाएगी? और स्पेशली जब आपका टारगेट ही लोगों को से टैक्स कलेक्ट करना हो, मतलब आप पिछले 6 माह से लगे हुए हैं कि हमने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है, हमने ये फाइलों का कारोबार बंद करना है, प्लॉटोक्रेसी बंद करनी है, इसके ऊपर आपने क्या इकदाम उठाया? जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं कि आपने रिलीफ दिया है, वो तो 3 माह पहले एफईटी का आईएमएफ ने कह दिया था कि जी ये बिल्कुल आपने गलत लगाया हुआ है। उस पे भी इन्होंने बजट तक का वेट किया कि हम लोगों का खून निचोड़ लें और निचोड़ने के बाद बजट को अनाउंस करें और खत्म करें। और जो अभी हसन बख्शी साहब बात कर रहे थे बेसिकली कि जी हर फाइलर को परमिशन लेनी पड़ेगी, ये हसन बख्शी साहब भी इसके विटनेस हैं कि ये तो आज से 3 माह पहले राशिद लंगड़ियाल साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था, वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। फॉर द टाइम बीइंग वो डिले हो गया दोस्तों की एफर्ट से, बट वो आपको उन्होंने बजट के अंदर उसके अंदर टाइटन अप करने के लिए उसको बीच में डाल दिया। अच्छी बात यह है कि बजट अभी ले हुआ है, पास नहीं हुआ, उम्मीद है 25-26 को ये पास होगा। और काफी ऐसी हिडन चीजें भी हैं जो अभी अनफोल्ड नहीं हुई हैं, जो कि अनफोल्ड होंगी, जिसका एक नमूना आज आपने सुबह देखा होगा कि जर्नलिस्टों ने प्रोटेस्ट किया कि जी आप लोगों ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक मैं हसन बख्शी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अभी मैं और वो एक और प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने मेंशन किया कि जी मैं कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर से हूँ और को अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, ये सेक्टर है 10 मिलियन और किसी हद तक मैं रियल एस्टेट 10 मिलियन 10 मिलियन कह रहे हैं, नॉट 10 लाख, 10 मिलियन। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो बात ये है जो इनका सेक्टर है या रियल एस्टेट सेक्टर है, इस डिवीजन ने हमें आज इस नहज पे पहुंचा दिया है। मतलब पूरी दुनिया में एक वर्ड यूज होता है रियल एस्टेट, यहाँ पे हमने उसकी क्लासिफिकेशन बना बना के उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप यहाँ पे देख लें, सीडीए ले लें, केडीए ले लें, जो डेवलपर है वही एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, वही पॉलिसीज बना रहा है। ये दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलती है। तो बेसिकली जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ये कंफ्यूजन माइंडसेट से बाहर नहीं आएगी कि हमने इस सेक्टर को चलाना है या इससे रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहती है और इस कारोबार को बंद भी करवाना चाहती है। तो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो फिर इसी किस्म के बजट आपको देखने में मिलेंगे। ठीक हो गया है, आप कारोबार करना भी है, बंद भी कराना। इख्तियार बेग साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, आप बड़ी इम्पोर्टेंट बैठे हुए हैं फोरम पे पार्लियामेंट के अंदर और ये इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, और आप तो देख भी रहे थे सारी चीज़ें। ये क्या बजट आ गया और बजट आने के बाद क्रिटिसिज्म वही पीक पे जा रही है। सवाल अगेन यही है कि अगर ये बजट में हम स्ट्रक्चरल चेंजेस या जो रिफॉर्म्स की बात होती है वो नहीं कर सकते तो फिर हम हुकूमत में क्यों होते हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना तो हुकूमत का काम है। वजीर खजाना तो क्लियरली कह चुके हैं, भी आपने सुना शॉर्ट में, कि नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल काम है। आज हम 76 साल बाद भी कह रहे हैं कि जी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, हम कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकते। हम उन्हीं लोगों पे बोझ डालते रहते हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। फिर टैक्सेशन का निज़ाम भी हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि एक आम आदमी तो खुद कर ही नहीं सकता ना, उसको लॉयर्स की भी ज़रूरत है। और फिर अभी जैसे नॉन फाइलर के टर्म की बात की सबने, और ख़ास तौर पे ये जो टर्मिनोलॉजी ने निकाली है वो ज़बरदस्ती हुकूमत चाहती है कि बस लोगों को फाइलर बनाए या बोझ डाल दे नॉन फाइलर पे उतने टैक्स का जितना वो नहीं दे सकता। अगर नॉन फाइलर है और वो टैक्स नहीं देता है और वो उस बार में ही नहीं आ रहा आपके, आप मजीद उस पर इतने बोझ डाल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि बस एक गरीब आदमी तो पिस के रह जाए। क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैंने अपने तमाम साथियों को सुना, इसका बैकग्राउंड मैं बतलाऊंगा, क्योंकि हसन बख्शी आज जो हमारे यहाँ हैं और आरिफ हबीब साहब अगर लाइन पे आते हैं तो दोनों इस बात की गवाही देंगे कि जब इनकम टैक्स लॉज में अमेंडमेंट टेबल किया गया और ये बिल आया तो उस पर एतराज किया, स्टैंडिंग कमेटी में हमने इसको एतराज किया। मैंने चेयरमैन एफबीआर से कहा कि मैं कभी नहीं पास होने दूंगा।
ये जो है फंडामेंटल लॉज के अगेंस्ट है और जो आपके इंसानी हुकूक हैं उसके खिलाफ वर्जी, उसकी तजाद में। ये जो लॉ ला रहे थे कि जी आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एलिजिबल फाइलर हो और आपने लास्ट ईयर के जो रिटर्न भरे उसमें जो अमाउंट डिक्लेयर करा है उसका 130% तक आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं और रजिस्ट्रार आपको इसका एनओसी देगा। मैंने कहा ये एक और करप्शन की जगह आप खोल रहे हैं और 1 साल पहले के रिटर्न की क्या जरूरत है। आदमी में अगर हम इस साल के रिटर्न में अगर शॉर्ट होता है, भाई से लोन ले सकते हैं, भाई से गिफ्ट ले सकते हैं, गाड़ी बेचते हैं, वो पूरा हो जाता है। आप 1 साल पहले के रिटर्न को बेस नहीं बना सकते। चले मुख्तसरन मैंने नहीं शामिल होने दिया, फिर तय ये हुआ, सब कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मैं था और हर कमेटी की मीटिंग में मैंने हसन बख्शी साहब को और आरिफ हबीब साहब को इनवाइट किया ताकि ये आबाद का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। और फाइनली चेयरमैन एफबीआर को मैंने कहा कि नहीं, आप पहले वो ऐप बनाएं जो ये साबित कर सकती है कि हर चीज ऑनलाइन हो सकती है और इसमें कोई दोबारा करप्शन के दरवाजे नहीं खुल रहा है, नहीं तो मैं नहीं एक्सेप्ट होने दूंगा। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, कल जब मैं बजट सुन रहा था हम असेंबली में तो इसी को उन्होंने पेश करा। आज हमारी पीपल्स पार्टी की और दूसरी सियासी जमातों की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग में पहला सवाल मैंने यही उठाया कि ये तो पास ही नहीं किया था। उन्होंने कहा जी फाइनेंस बिल से वो चाहते हैं निकल जाए या और चीजें होंगी, ये भी निकल जाए। हालांकि ये वो हसन आप एग्री करेंगे जी जी, इस पे मैंने कितनी लड़ाई की है। इसमें कोई डाउट नहीं। बेग साहब ने हमें हमारा वकील बन के, हमारा लीडर बन के इंडस्ट्री का ये केस फाइट किया और उन्होंने कहा कि पहले आप वो ऐप डिमॉन्स्ट्रेट करें, मुतमईन करें बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री को, उसके बाद हम देखेंगे इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं। बट आज तक जी। किसी को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया गया, किसी को शेयर नहीं किया गया और ये इंसर्ट कर दिया गया। देखिए अगर कल फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, चेयरमैन एफबीआर आ रहे हैं, मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन इट इंशाल्लाह। मेरा वादा आप लोगों से, थैंक मैं यू सर। आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ पार्लियामान में, तो ये एक ताकतवर नुमाइंदगी है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टैक्स लेने के लिए जो है ये बजट बनाया गया। अच्छा अब आ जाए बजट के ऊपर। देखिए इस बजट में कुछ चीजें सही हैं, बेहतर हैं, जो इकोनॉमी की कंसोलिडेशन की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें करंट अकाउंट उनका पहली बार 1.8 बिलियन डॉलर से सरप्लस रहा है, जबकि 1 साल पहले 1.34 बिलियन डॉलर का खसारा था। ये बहुत बड़ा फर्क है। उसके बाद अफरात में कमी आई है। रिमिटेंसेज माशाल्लाह जो 37 बिलियन डॉलर की तवक्को कर रहे हैं, 37 से 38 बिलियन डॉलर की, और यही वजह के करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा है। उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ी है, कुछ इंपोर्ट बढ़ी है, लेकिन एफबीआर के टारगेट ये नहीं कर सके और वो इसलिए नहीं कर सके थे कि 40% ग्रोथ का टारगेट लेके बैठ गए थे। बाद में जब वो नहीं हुआ, 541 अरब रुपए की शॉर्टफॉल आई, तो फिर रिवाइज टारगेट किया गया जो मोरलेस पूरा हो जाएगा। अब दो चीजें हैं रिदा जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। जी जी। इन्होंने इंडस्ट्री में पट्टा हो गया है, ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म करा है, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो भी इतना इजाफा नहीं हुआ। बैंकों से कर्जों की जो शरह होती है उसमें भी वो इजाफा नहीं है, तो इंडस्ट्री बिल्कुल टारगेट पूरा नहीं कर सकी। इन्होंने एक नई चीज निकाली है कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल ने अच्छा परफॉर्म किया, लिहाजा औसत हम एक ग्रोथ निकाल लेते हैं 4%, जो मोरलेस टारगेट के बराबर। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हर सेक्टर की अलग-अलग कारकर्दगी होती है और टारगेट अचीव किया नहीं किया। एग्रीकल्चर में भी यही किया गया है। एग्रीकल्चर में इन्होंने 30% कॉटन की फसल गिरी है, कम हुई है। केन, शुगर केन, गन्ना की फसल पिटी है, चावल की पिटी है और वीट वाले की चीखें निकली हैं। तो इनकी एग्रीकल्चर में भी
कारकर्दगी जो है वो पूरी तरह नाकाम रही। अब ये कहते हैं कि जी हमारे जो लाइव स्टॉक है जिसमें फिशरीज आती हैं और जिसमें भैंस बकरियां और गाय आती हैं उसकी ग्रोथ हुई 8%, लिहाजा एग्रीकल्चर का भी 4% ये कहते हैं। तो ये इस तरह से अगर बजट की ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो ये एक मजाक है। इकोनॉमिक 3 शोबे होते हैं, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और ज़राअत, एग्रीकल्चर, ज़राअत और इंडस्ट्री। ये तीनों शोबों में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, टारगेट पूरे नहीं किए जा चुके हैं, हदफ हासिल नहीं किया। हालांकि मार्कअप रेट 23% से कम होके 11% पे आ गया, बल्कि 10% काइबर पे भी मिल रहा है। और बिजली की कीमत में 7.5 रुपए प्रति यूनिट कमी की गई। दुनिया में ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है। और उसके बाद अगर कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी नहीं दिखाता, इसके माने आपके पॉलिसी डिफेक्ट, आपके जो पॉलिसियां हैं सनत के लिए उसमें नुक्स है और वो आपको खुद देखना होगा। क्या सनतें बंद हो रही हैं, क्या लोग उससे निकल के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, दुबई जा रहे हैं। ये जो चीजें इन्होंने करी हैं हसन बख्शी बतलाएंगे, जिसमें 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन्होंने खत्म करी है और दूसरे जो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह क्या हुआ। ये हमने उनसे कहा था कि जी दुबई में 4% पे सौदे हो रहे हैं और वो 4% के जो सौदे हैं उसमें 4.25 नहीं है, 4 पे टाइटल ट्रांसफर हो जाते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आपके 17-18 पे कौन करेगा, और इसी लोग नहीं आ रहे। तो उसके ऊपर उन्होंने ये 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करी। उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स को 4 से 2.5% यानी तकरीबन 1.5% का वहां पे रिलीफ दिया, टैक्स क्रेडिट अनाउंस किया और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात करी, स्टैंप ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद को 4 से 1% किया और एडवांस टैक्स वगैरह में कमी की। तो ये कंस्ट्रक्शन के शोबे पे हाथ तो रखा है, लेकिन दूसरी तरफ आपने लॉज जो तब्दील कर दी है वो लॉज जो है इतने खौफनाक हैं, हौलनाक हैं कि जिसमें आप प्रॉपर्टी मुल्क में लेने जा रहे हैं और वहां एनओसी लेना पड़ेगा आपको एफबीआर या रजिस्ट्रार से कि जी ये मेरे पैसे जो रिटर्न में आए इतने हैं तो मैं इतने की प्रॉपर्टी ले लूं। तो ये सब किए किराए पे पानी पड़ जाएगा। तो ये कल चीजें मैं फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी 1:1 मीटिंग है उसमें टेकअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मैं आबाद से वादा करता हूँ जैसे पहले हमने उठाया था, बल्कि आपको भी हम सोचते हैं इसके नॉमिनी कमेटी बना रहे हैं, आप लोगों को भी उसमें डालें। लेकिन ये मैं इंशाल्लाह आखिर हद तक इसमें लड़ेंगे और ये ज्यादती है, सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है और हम अलाइड पार्टनर हैं, कोलिशन पार्टनर हैं। लेकिन ये बात कहने में मुझे कुछ झिझक नहीं है कि बिजनेसमैनों को जैसे निचोड़ा गया है और जैसे दबाया गया है। मैं नहीं समझता था कि वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं, आप 14,000 टैक्स के टारगेट पे आ गए हैं, 14,000 अरब रुपए पे। ये कौन दे रहा है? पड़ोसत तो नहीं दे रही, ये बिजनेस कम्युनिटी दे रही है, ये पड़ोसी ममालिक से नहीं आ रहा, ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी दे रही है। तो उनके साथ इस तरह के बर्ताव रखें और सिर्फ एक आपकी डायरेक्शन हो, वो है रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। तो वो फिर वर्कआउट नहीं होगी। फिर उन्होंने मिनिमम वेजेस भी नहीं बात की है, हालांकि जब पेंशन बढ़ाते हैं और सैलरी में 10% इजाफा करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मिनिमम वेजेस भी वो ऐलान करते हैं, अनाउंस करते हैं। और सिंध में लास्ट टाइम बिलावल साहब ने तमाम सुकून से ज्यादा बढ़ा के 37,000 की थी, क्योंकि इसमें भी बजट नहीं बन सकता, 50,000 में भी बजट नहीं बन सकता, 50,000 में भी बजट नहीं बन सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हसन बख्शी साहब क्या कहेंगे? 50,000 में भी बजट नहीं बन सकता भाई फिर का? बिल्कुल आपकी बात सही है। आप हम सब रहते हैं, हमें सबको अंदाज़ा है कि कीमतें कहाँ पहुँच रही हैं।
एक्चुअल आपका बाइंग पावर कहाँ है। और देखिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, जिसमें कंस्ट्रक्शन में मकान, फ्लैट या हाउसिंग के लिए प्लॉट जैसे डेवलपमेंट स्कीम में, ये फंडामेंटल राइट में आता है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। ये स्टेट ने प्रोवाइड करना है एक मुनासिब छत हर पाकिस्तानी को। स्टेट हैज़ फेल्ड, so we have stepped in and we are trying to deliver what we can to our best of our capacity. But अगर इसमें भी मुश्किलात डाल दी जाएंगी, इसमें भी तकलीफ़ें डाल दी जाएंगी, as very rightly said by बेग साहब कि 4 महीने पहले करने का ये इरादा था, बट बेग साहब जैसे हमारे मेहरबान MNAs जो हमें वहाँ लीड करते हैं, उन्होंने टेकअप किया केस और इस पर फाइट किया, तब FBI रिट्रीव हुआ। बट आज अगर इस तरह ये करेंगे तो देखें, इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए बिजनेसेस, इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकॉनमी को रीजनली कम्पिटिटिव बनाए, इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यूज़ चाहिए। तो भाई जिनसे पैसे लेना है उनको बुला के इसमें शामिल तो कीजिए, स्टेक होल्डर्स को मिलाइए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए और उसको गारंटी करें लेजिस्लेशन से कि ये 15 साल की पॉलिसी है, ये लीजिए हसन साहब ये पॉलिसी है, हमें आपके सेक्टर से ये टैक्स चाहिए, आप बताइए करना क्या है। वो कुछ गिव एंड टेक होगा ना, पैसे तो हमने देने हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे ही नहीं और 16/16 के कमरे में बैठ के पॉलिसी बना के हम पे मुसल्लत करना चाहेंगे, तो आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आज जो एलाइड इंडस्ट्री में स्टील बैंक्रप्सी की तरफ है, आज सीमेंट की सेल डिक्लाइन हो रही है, एल्युमिनियम की सेल डिक्लाइन है, क्या बोलते हैं, पाइप्स की सेल गिर रही है, टाइल्स की सेल गिर रही है। ये हम सब के लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस मुल्क में 12 मिलियन मकान की जेन्युइन डिमांड है। देखिए दुबई में तो टेम्परेचर भी जेन्युइन नहीं है, वो भी कंट्रोल्ड है, डिमांड भी कंट्रोल्ड है। सो यहाँ तो जेन्युइन डिमांड है, आप काम तो करने दें लोगों को। हम नहीं कहते आप रेट टैक्स का कम करते हैं, रैशनलाइज तो करें, कंपेटिटिव तो बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो दें, चीज़ों को डिजिटलाइज तो करें। कब तक आप हमें यूं निचोड़ते रहेंगे और हम अपना सर खम करते रहेंगे, ऐसा अब चलेगा नहीं। मेरी आपके चैनल के तवज्जुद से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी रिक्वेस्ट होगी कि ही नीड्स टू स्टेप इन। अगर ये इंडस्ट्री चलनी है कंस्ट्रक्शन की, हाउसिंग की, डेवलपमेंट की, सो ही नीड्स टू स्टेप इन और बिठा के स्टेक होल्डर्स को बात करनी पड़ेगी। स्टेक होल्डर्स को बिठा के बात करनी पड़ेगी। नदीमुल हक साहब, आप क्या समझते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है? अच्छा, नदीमुल हक साहब से मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। एहसन मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। एहसन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, जिस तरह से अभी हसन बख्शी साहब ने दिया? जी, इसका सलूशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज वज़ीर खजाना और चेयरमैन SPR अपनी पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बार चीख के कह रहे थे हमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए। वो खुद तो ये चीज मांग रहे हैं पर मुल्क के कारोबारी तबके को ये चीज देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले जैसे अपने स्टार्ट में कहा कि जब तक आप पॉलिसी को अलग नहीं करेंगे SPR से तो हमारे साथ यही जुल्म होता रहेगा। और जहां तक रही बात रियल स्टेट की, रियल स्टेट एक ऐसा एलिमेंट है जो मुल्क की इकोनॉमी को लेके चलता है। अभी जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, हसन बख्शी साहब मुझे करेक्ट कर अगर मैं गलत हूं, मतलब उन्होंने रियल एस्टेट की ग्रोथ दिखाई है 3.75 और कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ का टारगेट उन्होंने दिखाया है कि जी वो टारगेट से भी ऊपर 6.6 पे चला गया है। मतलब अभी हसन बख्शी साहब बोल रहे हैं स्टील की जो सब सेल है वो डिक्लाइन गई है, सीमेंट डिक्लाइन गया है, रियल एस्टेट की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई हैं। तो मतलब ये नंबरों की फजिंग, ये जगलिंग, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि चेयरमैन SPR साहब क्या करना चाह रहे हैं। मतलब मिर्जा इख्तियार साहब भाई हैं, दोस्त हैं, पहले भी हम 1-2 शोज में आए हैं, बट एक चीज को उन्हें भी अंडरस्टैंड करना है कि
जो ये आंख के तारे बने हुए हैं चेयरमैन एफबीआर प्राइम मिनिस्टर के, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और कोई चीज नजर ही नहीं आती। मतलब जिस तरीके से वो चीज, मतलब अभी आपके सामने उन्होंने बताया, हमने तमाम कमेटी में इसको अपोज किया है, इस लॉ को, इस मैकेनिज्म को। बट आप चेयरमैन एफबीआर को देखें कि उन्होंने इस चीज को इंसर्ट किया है और तमाम कमेटी की वैल्यू, मतलब जो उनकी तजावीज थी, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को चलाना है तो जो 26 तारीख को आपने बजट पास करवाना है, उसकी पॉलिसीज को दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। इस मैकेनिज्म पे आप लेके नहीं चल सकते, फिर यही हाल होगा जैसे इस दफा आपका 1000 अरब का शॉर्टफॉल है, अब आपने 2000 अरब एक्स्ट्रा 14000 के उस पे चले गए हैं। और प्रॉब्लम ये है माशाल्लाह कि यहाँ पर टारगेट अचीव ना होने पे भी एप्रिसिएशन मिलती है एफपीआर को और रिवॉर्ड भी मिलते हैं। और चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की सैलरी भी 20-20 लाख रुपए बढ़ जाती है। नहीं होता तो कारोबारी तबके को या आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी इख्तियार बेग साहब क्या कहेंगे? वेरी क्विकली लास्ट कमेंट। जी जी सर। नहीं, बातें मलिक साहब की बिल्कुल सही हैं और अमली बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस सिंड्रोम से निकलना होगा कि रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना चाहिए कि किस तरह से हम 4% की जो हम फंस के रह गए हैं, क्योंकि इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, इसके बाद आप फिर इंपोर्ट जब लिबरल करते हैं तो रिजर्व्स कम हो जाते हैं, फिर आपको मार्कअप रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ता है। इस सिंड्रोम से निकलने के लिए यही तरीका है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, रेमिटेंसेस बढ़ाएं और एफडीआई बढ़ाएं। ये 3 जराए से आप जो है अपने ज़खायर को मुस्तहकम रख सकते हैं, 4 महीने 5 महीने के इंपोर्ट के बराबर। और फिर आप एलसी खोलेंगे तो आपको इमीडिएट कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा। और ये है ग्रोथ जो 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 इस मुल्क को चाहिए। अगर 6% से कम ग्रोथ है, आपको न्यू जॉब क्रिएशन नहीं होगा। और 1% जीडीपी ग्रोथ में अगर कमी होती है, यानी जैसे इस बार 3.6 थी, आपको मिली 2.6, 1% जीडीपी ग्रोथ में 5% बेरोजगारी में इजाफा होता है। 1% अगर जीडीपी ग्रोथ कम आपको हासिल हो तो 5% आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है बढ़ती है। तो ये चीजें देख के थोड़ा सा हमें प्रैग्मेटिक पॉजिटिव अप्रोच में, स्टीरियो पुराना तरीका है कि रेवेन्यू लेते जाएं और इधर से निचोड़ा उधर से निचोड़ा, 25 बढ़ा के 2 कम कर दिया, भाई वो 23 भी नहीं उठा सकता। तो लिहाजा लास्ट ईयर आप पूरे साल, मुझे ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहते रहे बेग साहब, मुझे तकलीफ है, हमने सैलरी क्लास पे वो टैक्स करा है, ज्यादा टैक्स लगा है। मैंने कहा फिर कम करो इस बार, तो इस बार कम किया, लेकिन उस कमी में भी वो रेशियो नहीं है जिस रेशियो से लगाया था या बढ़ाया गया था। ठीक हो गया। तो ये हम तो अपने तौर पे तमाम चीज समझते हैं, बिजनेस कमेटी को हमने प्रेजेंटेशन यहाँ पे ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका, नदीमुल हक साहब आपका, मोहम्मद हसन मलिक साहब आपका और हसन बख्शी साहब आपका। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज पैनल में हमारे साथ तमाम माहिर मईशत से रिलेटेड लोग मौजूद थे और बजट कितना फ्रेंडली है कितना नहीं ये पता चल रहा है, पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है। और अगर 26 को पास हो जाता है एज इट इज़ तो एक आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी इस मुल्क में। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।